अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आर्ट और ब्यूटी और अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े खूबसूरती पर या एस्थेटिक्स के ऊपर या जमालियात के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ ये जो हमें बहुत सारी पेंटिंग्स हम हर दफ़ा आके फ़ैसिनेट होते रहते हैं, कौन से अशार से कौन सी चीज़ें जो हैं वो लेकर ये तख्लीक की गई हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी हमारे साथ इनको बनाने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। और इकबाल सलाहुद्दीन साहब जो हैं वो वैसे हमारी सरपरस्ती इस सारे मामले में करते हैं, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ इनके बारे में बताएंगे। तो अल्लामा के अशार से इब्तदा करूँगी। हज़ारन साल बफ़ितरत नशिस्तम बेउ पेवस्तम वस खुद गुज़श्तम वलेकिन सरगुज़श्तम ईंद हरफस तराशी दम परस्ती दम शिकस्तम। तो अल्लामा ख़ुद क्या बताते हैं कि उन्होंने इस कायनात पर हज़ारों साल फितरत के साथ बैठकर गौर किया और उसके ऊपर सोच विचार की, और यही वो तदब्बुर है जिसकी हमें दावत दी जाती है हमारे दीन के लिहाज से भी। और उसके बाद इस सारी सरगुज़श्त का निचोड़ क्या हासिल किया, उनको लगा कि बस ये चंद बातें जो हैं वो इस सारी कायनात और इसकी तख्लीक जो है उसका मकसद है कि हम उसको बनाते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं और फिर उसको ख़त्म कर देते हैं। तराशी दम परस्ती दम शिकस्तम। तो यहाँ से हम इब्तदा करेंगे कि ये सारा अमल क्यों किया जाता है, ये तराशने का, फिर उसकी परस्तिश करने का और फिर उसको ख़ुद अपने हाथों से ख़त्म करने का। और क्या ये नेचर के अंदर इसी तरह से चलता चला आ रहा है जब से दुनिया तख्लीक हुई है, जब से कायनात वजूद में आई है? और इस सारे अमल की इंतहा क्या है, इन बातों के ऊपर जो है वो हम थोड़ा सा आज मिलकर गौर करेंगे। आनी व फानी तमाम मोजज़ा हाय हुनर, कारे जहाँ बेसबात, कारे जहाँ बेसबात, अव्वलो आखिर फना, बातिनो ज़ाहिर फना, नक्शे कोहन हो के नौ, मंजिले आखिर फना है, मगर उस नक्श में रंगे सबाते दवाम, जिसको किया हो किसी मर्दे खुदा ने तमाम। मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम। रंग हो या खिश्तो संग, चंग हो या हर्फ सौत, मोजज़ाए फ़न की है खूने जिगर से नबूद। कतराए खूने जिगर सिल को बनाता है दिल, खूने जिगर से सदा सोजो सरूरो सरूद। नक्श हैं सब ना तमाम खूने जिगर के बग़ैर, नग़मा है सौदाए ख़ाम खूने जिगर के बग़ैर। ये आज की ये जो नशिस्त है ये अल्लामा के आर्ट के हवाले से है। और ये जितनी आप ये पेंटिंग्स हमारे सारे मेंबरान और सब्सक्राइबर देखते रहते हैं, इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि किस तरह ये सारा सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। हमारे साथ अनीस याकूब साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये पेंटिंग्स का एक ज़िम्मा उठाया ये बनाने का, और ये सारा इन्हीं के ये जो है वो सेहरा इन्हीं के सर पर जाता है इन तमाम पेंटिंग्स का। इसका बात का आगाज़ कुछ इस तरह होता है कि 1996 में मुझे डॉक्टर जवीद इकबाल के साथ कोनिया जाने का मौका मिला, और कोनिया में पहली बार उनकी जो एग्ज़िबिशंस थी वो मौलाना रूम का उर्स था, मनाया जा रहा था। बेशुमार एग्ज़िबिशंस लगी हुई थी, और उन एग्ज़िबिशंस के अंदर जो मैंने देखा वो उनकी वो कमाल की ख़ताती और उसके अंदर इल्यूमिनेशन और सारा, सो मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं अल्लामा की शायरी की भी ख़ताती कराऊँ। और वापस आकर जो था मैंने इस सिलसिले का आगाज़ किया, और लातादाद ख़तातियाँ जो हैं मैंने अल्लामा के अशार के ऊपर बनवाई।
सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि ईरान से भी। सो आपको यहाँ पर बहुत सारे ईरानियन मास्टर्स के काम जो हैं आपको वो यहाँ पर वो नज़र आएंगे। वक्त गुजरने के साथ मुझे इस बात का भी शौक़ हुआ कि मैं पेंटिंग जो है वो अल्लामा की फ़लसफ़े की, उनकी मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट्स की और उनकी शायरी को जो है वो पेंटिंग की फॉर्म में लाया जाए। और उसका शौक़ मुझे पैदा हुआ जावेद नामा पढ़कर, क्योंकि जावेद नामा के अंदर इतना पोटेंशियल है पेंटिंग बनाने का कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और उसके बारे में अल्लामा ने ख़ुद भी ये बयान किया हुआ है कि जो भी आर्टिस्ट जावेद नामे को पेंट करेगा वो भी उस जावेद नामा की तरह वो भी इटर्नली होगा उसका काम। सो ये मुझे हमेशा इस चीज़ का वो शौक़ था। और पाकिस्तान में ये आकर मैंने बहुत तलाश की आर्टिस्ट्स की, कम से कम 10 नहीं तो 15 साल ये NCA के आर्टिस्ट और इस किस्म के नामी गुरामी आर्टिस्ट भी, लेकिन वो किसी के अंदर एक तो वो जज्बा नहीं था और दूसरा वो ऐसा काम वो सुनकर ही वो पीछे हट जाते थे। सो मतलब कि फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैंने तो उस आइडिया को जो था वो गिव अप कर दिया कि कोई पाकिस्तान में तो नहीं है जो है कि इस काम ये जावेद नामा को भी वो पेंट करने वाला हो। तो इसी तरह एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा था तो मुझे बाहर से पैगाम आया, ये कोई अनीस याकूब साहब आपको मिलने आए हैं और उनको मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन ने आपके पास वो भेजा है। सर मैंने इनसे वो बुलाया तो मेरी इनसे पहली मुलाकात थी और इन्होंने अपना तारुफ़ कराया कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझसे वो आपके भाई ने कहा कि भी इनसे रुजू करें कि इन्होंने उनको शौक़ है आर्ट का। तो मेरी इनसे मुलाकात हुई, वो एक बड़ी लाइट माहौल में मुलाकात थी, बड़ी एक फ्रैंक किस्म की मुलाकात थी। और मैंने इनको बोला कि ये आप आर्टिस्ट तो नहीं लगते तो अनीस साहब ने बहरहाल इन्होंने इसरार किया, लेकिन इट वाज लाइक आई वुड से कि जिस तरह वो होता है ना कि जो प्यासा है वो कुएं की तलाश में होता है। तो इट वाज, मैं इस एक्सपीरियंस को कह सकता हूँ कि इट वाज लाइक कि वो कुआं ही मेरे पास भेज दिया गया था। तो इट वो इनका आना मैं समझता हूँ इट वाज लाइक आई थिंक उनको मेरी वो डिज़ायर या ख्वाहिश का या मेरी दुआ का को अल्लाह ताला ने इनकी फॉर्म में मेरे साथ इनका जो है वो राब्ता बना। और फिर जो थी वो यही फ़ैसला जो था इनसे हुआ कि अल्लामा को पेंट करना है और जावेद नामे को पेंट करना है। तो उससे पहले कुछ आपसे जो पेंटिंग्स हैं मैं वो चाहूँगा कि आप उनको ट्राई करें और अटेम्प्ट करें। तो जो पहली पेंटिंग इन्होंने अटेम्प्ट की थी वो ये वाली है जो मौलाना रूम के अशार हैं। बी शेख बाचराग हमी गश्त गिरद शहर कज़दाम व दद मलूलम वो इंसान मारसूस्त जिन हम रहाने सुस्त अनासिर दिलम गिरफ्त शीरे खुदा वो रुस्तम दस्तान मारजूस्त गुफ्तम के याफ मी नशब जोस्ता इन माँ गुफ्त ऑन के याफ नमी शवत ओनम आरजूस्त। तो ये अनीस साहब ने पेंटिंग बनाई और आप यकीन करें कि वो इन्हीं का ही जज्बा था। इसको उन्होंने 6 दफ़ा बदला इसको, इसके अंदर वो परफेक्शन, इसका वो एसेंस, ये मौलाना रूम के अशार को कैप्चर करने के लिए इन्होंने कभी भी इस बात से दरेग नहीं किया कि एक ही चीज़ जो है दोबारा बनानी है, ये तीसरी दफ़ा बनानी है, चौथी दफ़ा बनानी है। एंड विच इज़ समथिंग इट इज़ अमेजिंग इन हिज पर्सनैलिटी, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट जो है वो इस किस्म का काम नहीं करता।
और वो खीर में तंग आकर जो है आखिर में वो अपना जो दस्तबरदार रहता है। सो एनीवे, ये इनसे जो था वो मुलाकात का नतीजा था। ये जो सिलसिला आप वो देख रहे हैं, इसके बाद जो सबसे पहले जो पेंटिंग्स इन्होंने बनाई वो अलामा की किताब असरार खुदी पर थी, और उस सिलसिले में हम 3 लोगों ने इकट्ठे होकर इस काम को सरअंजाम देने की कोशिश की है। माई सेल्फ, अनीस साहब एंड अहमद जावेद साहब, और उनकी बहुत ही वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन है बिकॉज उनकी बहुत एक ही इज़ अ मास्टर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ नॉट ओनली लाइक ईस्टर्न आर्ट बट वेस्टर्न आर्ट। यस ऑफ कोर्स। सो वहाँ से ये सिलसिला वो शुरू हुआ। सबसे पहले इन्होंने ये सब पेंटिंग्स जो हैं ये मुकम्मल की असरार खुदी के ऊपर, और जो है वो बीच में ये वाली ये पेंटिंग जो है ये अली साहब के ख्वाब के ऊपर मबनी है पेंटिंग, ये जो बनाई गई थी। इनका मुझे एक दिन इस तरह सुबह के वक्त फ़ोन आया कि मैंने तो वो नाना जी को देखा है ख्वाब में। मैंने कहा क्या देखा है, स्केच करके बताएं। तो उन्होंने जो स्केच करके मुझे भेजा, मैंने कहा उसको पेंट कर दें आप। तो ये पेंटिंग उस सिलसिले की हाँ वो खड़ी है। एंड उसके बाद फिर जब ये काम मुकम्मल हो गया तो अनीस साहब ने जावेद नामा के ऊपर जो है वो काम शुरू किया। हमें कम से कम हमारी मुलाकात को 10 साल हो गए हैं, और अभी तक जावेद नामा के ऊपर में कुछ काम जारी है। हाँ जी, इतनी लगभग। और वो काम जो है जी वो अभी तक जारी है उसके ऊपर। सो अब अनीसा भी अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयर करें कि इनका जो एक प्रोफेशन था वो और था लाइफ के अंदर, और ये किस तरह इनने क्या चेंज आई हमें बताएं, हमसे शेयर करें हमारे नौजवान नस्ल के साथ। और ये इस डायरेक्शन में इन्होंने स्टेप किया। शुक्रिया मैम, शुक्रिया मियाँ साहब। बात ये है कि मैं फुल टाइम पेंटर नहीं था, कभी भी नहीं रहा फुल टाइम पेंटर। पेंटिंग मेरी हॉबी थी और मैं पेंट करता था ओकेजनली घर पे, कभी संडे को, कभी किसी छुट्टी के दिन, कभी शाम को। तो मैं कभी किसी मीडियम का पाबंद नहीं रहा कभी भी। लाइन आर्ट में मैं करता था, वाटर कर लेता था, पेस्टल में कर लेता था, एक्रेलिक में कर लेता था। जिस तरह का सब्जेक्ट मैटर होता था मैं उसी हिसाब से मीडियम का इंतखाब करता था, तो कर लेता था। कभी कोई दोस्त, कोई अजीज़ किसी ने कह दिया किसी, तो मैं बना देता था। कभी लैंडस्केप, कभी स्टिल लाइफ, कभी कैलीग्राफी कर दी। बुनियादी तौर पे मेरा पेशा था एडवर्टाइजिंग का। मैं मीडिया में था, एडवर्टाइजिंग के शोबे में था। मेरी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी समिट इंटरनेशनल के नाम से, जो मैं 89 से रन कर रहा था। तो मॉल पे मेरा ऑफिस था और एम्प्लॉइज़ से काम, मेरा यही काम था एडवर्टाइजिंग का, मार्केटिंग का। प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉपीज़ लिखनी, उनकी कमर्शियल्स बनानी, उनको एडवर्टाइज़ करना, मीडिया पे रिलीज़ करना, ये मेरा काम था। और सुबह शाम यही करता था। तो पेंटिंग जो है वो पस मंज़र में चली गई। तब मेरी मुलाकात मियाँ यूसुफ साहब से हुई। वो ऐसे हुई कि मेरे एक दोस्त हैं जो टेलीविज़न प्रोडक्शन में मेरे पार्टनर थे, शाहिद ज़हूर साहब। वो एक दिन मेरे ऑफिस में आए तो कहने लगे मेरे दोस्त भी साथ आए हैं। तो मैंने देखा तो मियाँ यूसुफ साहब थे। तो मियाँ यूसुफ साहब ने मेरा काम देखा। मेरे ऑफिस में मेरा काम लगा हुआ था, पेंटिंग्स वगैरह, उसमें हर तरह का काम था, कॉन्सेप्चुअल भी था और फिगरेटिव भी था, लैंडस्केप वगैरह हर चीज़। तो उन्होंने देखा तो कहने लगे यार ये तो ज़बरदस्त काम है, तो इसको आप मेरे भाई को मिलें, इकबाल सलाहुद्दीन को, तो वो करवाना चाहेंगे काम। तब मैंने इनसे रब्ता किया। लेकिन मेरा जो असल प्रोफेशन था एडवर्टाइजिंग का वो जारी सारी रहा। तो इनसे मुलाकात भी हुई। तो इन्होंने जब मुझे कहा कि ये करें, ये करें, ये करें, तो मुझे लगा कि जैसे
मैंने 25 या 30 साल एडवर्टाइजिंग में जो काम किया है वो तो मैं खामखा कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था। असल में मुझे ये करना चाहिए, मेरा असल काम यही है, देर आए दुरुस्त आए। तो तब जब मैं इनसे जुड़ा तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इंटरेस्ट लूज़ करता गया एडवर्टाइजिंग के अंदर ना। मैंने क्लाइंट छोड़ दिए, डिलिबरेटली छोड़ दिए क्लाइंट्स अपने, एम्प्लॉयज़ को आहिस्ता आहिस्ता मैंने फ़ारिग किया। मैंने चूँकि मेरे ऑफ़िस काफ़ी 3-4 कमरों में मुश्तमिल ऑफ़िस था मेरा, तो उसमें साथ में पेंटिंग्स लगी हुई थी। वो किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी का ऑफ़िस नहीं लगता था, बल्कि लगता था आर्ट गैलरी है। तो मैं मियाँ साहब के साथ जब फुल टाइम अटैच हुआ, जब अहमद जवेद साहब के तवज्जुह से जावेदनामा पे काम शुरू किया, तो मैंने कहा कि अब एडवर्टाइजिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तब मैंने ऑफिस बंद कर दिया और फुल टाइम ये जावेदनामा का काम शुरू कर दिया। ये तजर्बा जो है दबिस्तान इकबाल में आने का और इकबाल को पेंट करने का, हकीकत ये है कि मैं अपने आप को इसका अहल नहीं पाता कि इकबाल को मैं पेंट करूं। मतलब इतना टाइनी सा बंदा हूँ, पस्ता कामत, और इकबाल जैसा जाइंट है और उसका जो ख़यालात हैं या उसका जो फ़लसफ़ा है वो बहुत बड़ा, वो कॉस्मिक स्केल है उसका, और मैं तो बहुत छोटा सा बंदा हूँ। तो लेकिन एक तरह से एजाज़ भी है कि मुझे ये काम मियाँ साहब ने सौंपा, तो अपनी दानिस्त के और अपनी बसात के मुताबिक मैंने फिर किया है। और हकीकत ये है कि इसमें जो भी मैंने काम किया अब तक, उसमें मेरी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं इतनी जितनी कि सबसे पहले मियाँ इकबाल साहब की और अहमद जवेद साहब की। इन्होंने मुझे पुश किया, धक्का दिया, चलाया, तरगीब दी, तहसीन की, ये सब कुछ इन्होंने किया, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाता, ठीक है। इन्होंने मुझे बताया कि कैसे करना है। मैं कंसेप्चुअल काम करता था, लेकिन इस तरह का काम नहीं करता था। मैं फिगरेटिव भी बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन इस तरह का काम नहीं करता था। जावेद साहब ने मुझे वार्न किया शुरू में, और मुझे डरा भी दिया अहमद जवेद साहब ने। पहली मुलाकात में पहला जुमला उनका ये था कि इकबाल को पेंट करने के लिए आफाकी कैनवस की ज़रूरत है। तो मैं उधर ही मैंने कहा ये तो फिर ये तो नहीं हो सकता। एनीवे, फिर उन्होंने ही मुझे पुश किया, हिम्मत दिलाई, हौसला दिया कि आप कर सकते हो, तो मैंने फिर ये किया है। तो स्टिल जैसे कि मियाँ साहब ने बताया, मैं अभी तक जारी है जावेदनामा पे काम। तो मेरा ख्याल है मज़ीद 4-6 महीने लगेंगे और ये काम कंप्लीट हो जाएगा जावेदनामा का इंशाल्लाह जी। इसके लिए मैंने ऑयल का मीडियम चूज़ किया जो कि सबका पसंदीदा है, और मास्टर्स का, ओल्ड मास्टर्स का, और जो ड्यूरेबल भी है, जिसके अंदर एंड्योरेंस है, जिसके अंदर म्यूज़ियम वैल्यू है, म्यूज़ियम क्वालिटी है इसमें, ठीक है। और ये देरपा भी है, और ये पेंटर फ्रेंडली भी है ये मीडियम। तो इसीलिए मैंने ऑयल को, कुछ पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं एक्रेलिक के अंदर मैंने, लेकिन एक्रेलिक जो पेंट है वो हमारे जो मौसम है, माहौल है इधर का गर्म, उसमें वो सूटेबल नहीं है। तो फिर मैंने बेशतर पेंटिंग्स जो है ना ऑयल्स में की हैं। लामा जो है अपने फ़लसफ़े जमालियात के अंदर उनका ये ख्याल है कि जब तक कि उसके अंदर कोई मकसदियत नहीं होती तब तक उससे खुदी की तामीर नहीं हो सकती, और जिस आर्ट के ज़रिए से खुदी की तामीर नहीं हो रही वो उनके नज़दीक जो है वो ऐसा पसंदीदा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा उस तरह का नहीं पहुंच रहा। तो आपके पेश नज़र भी ज़ाहिर बात है कि मकसद जो है वो रहा होगा जब आप ये सारा आर्ट तख्लीक कर रहे होंगे। हर आर्ट वर्क का एक अपना मकसद है। खैर आप मकसदियत के बग़ैर तो मेरा ख्याल बेमानी है सब चीज़ें। मकसद के तहत ही ये बनाई हैं, किसी हदफ के तहत, मकसद के तहत। तो अल्लामा के जो अशार हैं, उन अशार के अंदर जो कोई मैसेज है, पैगाम है, फ़लसफ़ा है, उसको ट्रांसफॉर्म करना या ट्रांसफ़र करना, विजुअल्स
मीन्स के अंदर बहुत मुश्किल काम है। ठीक है कि मेरे ख़्याल में जो अशार हैं, जो शायरी है वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो जब आप उसको पेंटिंग का लिबादा, किरदारों का लिबादा दे देते हैं तो वो ज़रा उसका स्कोप लिमिटेड सा हो जाता है मेरे ख़्याल में। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है। जी, कॉम्प्रोमाइज़ होता है। क्यों कि जैसे मैंने पहले भी शायद अर्ज़ किया है कि अलामा तशरीफ़ लाएँ, अब तो हो सकता है मेरी बेशतर पेंटिंग से एग्री ना करें कि ये मैंने ऐसे तो नहीं सोचा था। तो ये मेरा ख़्याल है, मेरा परसेप्शन है, मेरा एंगल है चीज़ों को देखने का। तो सर्टनली जैसे आपने फरमाया कि इनमें मकसदियत तो कार फरमाया है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसमें पर्सनल फुलफिलमेंट भी है, मकसदियत भी है। जी। अच्छा, आपकी ये पेंटिंग्स जो हैं इनमें चूँकि मैं रेनेसां आर्ट से थोड़ा सा इसका जो है वो ज़हन में तकाबुल रहता है खुद ब खुद, या मज़ीद जो आर्ट वर्क्स मौजूद हैं उनके साथ, तो आपने इनके अंदर यानी एक हम लीनियर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अहम होती हैं, एक पर्सपेक्टिव और डेप्थ। जी। तो आपने इसके अंदर ऐसे लगता है कि एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव जो है, लाइट और शेड, उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया, या क्या आप इसके बारे में खुद थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे? मैं जब मियाँ साहब ने काम दिया या अलामा की जो चीज़ें मुझे बताई कुछ करने के लिए, तो मुझे वेस्ट के अंदर जो काम हुआ है उसमें जदीद काम या ओल्ड मास्टर्स का जो काम है वो सारा मेरी नज़र में है। मैं गया तो नहीं, मैं वेस्ट में गया तो नहीं, लेकिन काम सारा मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है। तो वो पढ़ के मुझे अलामा के अशार या सुन के मियाँ साहब से या अहमद जावेद साहब से वही चीज़ें आती थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे। तो बल्कि मेरे एक दोस्त आए हैं जर्मनी से, पिछले दिनों डॉक्टर मियाँ साहब से मुलाकात हुई, डॉक्टर नॉर्बर्ट पिंच। तो उन्होंने आगे देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं यूरोप के किसी आर्ट म्यूज़ियम में आ गया हूँ। वही फीलिंग मिल रही है ना। तो शायद मेरे जहन में भी वही है, तो मैंने उसी तरह का पेंट करने की कोशिश की है, किरदारों को और कलर्स को, कलर पैलेट को, किरदारों को, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड। वही इन्फ्लुएंस है वेस्ट का ही है मेरे ऊपर। ख़ास तौर पे जो बिब्लिकल पेंटिंग्स हैं वेस्टर्न मास्टर्स की, उनका काफ़ी मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस है। क्योंकि आप देखें ना, उन्होंने बेशतर आर्टिस्टों ने, वो इटली हो, फ्रांस हो, वो जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, उन्होंने बाइबल के जो वाक़यात हैं उनको सबको पेंट किया। कोई ऐसा वाक़या नहीं है उसके अंदर बाइबल के जो कुरान में भी हैं, कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो पेंट ना हुआ हो, जिनमें से बेशतर ऐसे हैं जो हम यहाँ पेंट भी नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर। तो उनकी झलक मेरे काम में मिलती है। जो मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो भी देख के ये कहते हैं कि जो उनका इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर वेस्टर्न। ख्याल ये किया जाता है कि आर्ट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी भी आर्ट के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो छोड़ती है, असरअंदाज होती है, इस लिहाज से कि जो चीज़ें माशरे में पसंद की जा रही हैं या जो भी उसका एक मिजाज है, उसी लिहाज से जो है वो आपके आर्ट का भी इर्तिका होता है। जैसे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ और जॉनराज ऑफ आर्ट जो हैं, मसलन पोइट्री है, मसलन लिटरेचर है, मसलन इवन ह्यूमर है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इर्तिकाई फेजेज़ आए हैं और उसके अंदर जैसा जैसा मिजाज माशरे का रहा है उस तरह से हमने उसके असरात देखे। आपको लगता है कि आर्ट के साथ भी इस तरह का मामला है कि उसके ऊपर भी असरात नज़र आते हैं, और आपने कैसे उन असरात से अपने आप को महफूज रखा या इस पर भी वो असरअंदाज हुआ? सर्टनली ये तो बड़ा मतलब ये तो कंट्रोलेबल नहीं है कि आप एक सोसाइटी का हिस्सा हैं बतौर एक फ़र्द के, तो चीज़ें असरअंदाज होती हैं। और जो असरात आप कबूल करते हैं ख़ारजी सतह पे सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं, तो वो चीज़ें आपके ज़हन पे मुरतब होती हैं। तो जब आप कोई किसी भी आर्ट फॉर्म में आप इजहार करते हैं तो वो रिफ़्लेक्ट तो करेंगी लाजमन, ठीक है। जो आपका परसेप्शन है सोसाइटी में, जैसे भी ट्रेंड चल रहे हैं उन हवाले से आपका जो परसेप्शन है, आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, तो अल्टीमेटली वो आपके काम में असरअंदाज होती हैं और रिफ़्लेक्ट भी करती हैं। रेनेसां आर्ट में हमें मुख्तलिफ़ तरह के शायर जो हैं वो आर्टिस्ट नज़र आ रहे हैं, पेंटर्स नज़र आ रहे हैं, और उनमें से हर एक का एक अपना मिजाज है
और वो उसी मिजाज को अपनी पेंटिंग्स के अंदर या अपने स्कल्पचर के अंदर या अपने आर्किटेक्चर के अंदर उन्हीं को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप एज एन आर्टिस्ट आपको क्या लगता है कि आपका जो भी ज़ाती मिजाज है वो भी इन पेंटिंग्स के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ है? बिल्कुल। मैं और अपनी पेंटिंग्स ने आपको कैसे अपने influence किया है? जहन को, अपनी ज़ात को कैसे मैं किसी कोने बांध के तो ये काम कर सकता हूँ, मैं अलग नहीं कर सकता। अगर ये अलामा के कलाम का वो है विजुअल इंटरप्रिटेशन है तो मेरी भी ज़ात की है। मैं एक साथ खड़े करके, मतलब अलामा मेरे साथ खड़े हैं जब मैं कर रहा हूँ, वो निगरानी कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं। हो सकता है मेरा हाथ अलामा ने पकड़ा हो तो ये नहीं हो सकता कि आप अपने आप को, जो आपका इनर सेल्फ है, उसको बिल्कुल अलग थलग कर दें और आप कोई ऐसा काम करें। वो हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। अपनी ज़ात को साथ लेके ही चलेंगे तो फिर आप, अलामा की भी इसमें एक्सप्रेशन है तो मेरा भी एक्सप्रेशन है। ये जॉइंट वेंचर है। हर आर्टिस्ट का पैशन मुख्तलिफ तरह से एक्सप्रेस होता है। तो हमने ये देखा है कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कई कई साल अपने किसी मास्टरपीस पर काम करते हैं और उसके बाद वो बस पैशन के किसी एक ऐसे फेज़ में जो है उसी को ही उनको लगता है कि हमारी तख्लीक वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। हमें मिसालें मिलती हैं जिन्होंने इतनी एक पैशनेट रेज जिसको कहा जाता है उसमें भी आकर के अपनी तख्लीक करदा चीज़ों को ख़राब भी कर दिया, या उनके जैसे हमें माइकल एंजेलो के बारे में पता है जी। तो इस तरह का कभी आप नहीं, ऐसी फ्रस्ट्रेशन आर्टिस्ट? नहीं, नेवर एवर। मैं एवोल्यूशन पे बिलीव करता हूँ और ये कंट्रोवर्शियल बात है। ज़ात का जो इर्तिका है या फ़न का इर्तिका है या नॉलेज में जो इर्तिका है, मैं उसे बिलीव करता हूँ। और जब आप आगे बढ़ते हैं इल्म में या फ़न में, तो अगर आप ये डिनाई करेंगे या इग्नोर करेंगे या आप डिसऑन करेंगे अपने प्रीवियस काम को, मैंने 10 साल पहले किया, इसका मतलब है कि आप अपनी ज़ात की नफ़ी कर रहे हैं। आप जिस लैडर पे ऊपर चढ़ के आए हैं उनके सारे जो डंडे, जो स्टेप्स हैं, उनको काट देना चाहते हैं। नहीं, उनको ऑन करें। आपने फरमाया जैसे कि बेशतर लोग हैं, बेशतर तो नहीं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो डिसऑन करते हैं। मैं भी जानता हूँ कुछ को कि जो अपना प्रीवियस वर्क है उसको पसंद नहीं करते, डिस्कार्ड कर देते हैं, जला देते हैं, फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये अपनी ज़ात की नफ़ी कर देना है, अपने के वजूद के हिस्से को काट के फेंक देना है कि ये मेरा नहीं था। कैसे वो आपका नहीं था? वो आपके इर्तिकाई सफ़र का हिस्सा, वो जो आपकी टाइम लाइन है फ़नी सफ़र की, वो मुकम्मल नहीं होती जब तक वो सारा काम साथ जुड़ा ना हो। जो भी आपने 20 साल पहले किया, 25 साल पहले किया, और जो लोग भी हैं जो आर्ट के कदरदान भी, वो भी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये चीज़ अलामा के यहाँ भी नज़र आती है। इर्तिकाई जो सूरत है, ख़यालात का जो तनव्वुर है, डाइवर्सिटी है, तो ये रहना चाहिए सारे का सारा। वैसे भी सारा रेगुलर आर्ट से आप ये देखें, जिस तरह की आर्ट, हाँ, रेगुलर आर्ट तो है नहीं, उससे बिल्कुल डिफरेंट है ना। इट्स टोटली डिफरेंट। पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाह रही थी कि आपने अपनी एज ए आर्टिस्ट अपने क्या आपको मोटिवेट किया, और अंकल ने तो बताया ना और आपकी जर्नी के बारे में तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, वो तो हमें पता चल गया। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने एज ए आर्टिस्ट कब ये काम, पेंटिंग जो है वो पोर्ट्रे करना कब शुरू किया, और आपने किससे सीखा? बिकॉज आपकी जो पेंटिंग्स हैं जब मैं देखती हूँ तो आई श्योर यहाँ सब इस चीज़ पे मुत्तफ़िका करते होंगे कि आई कैन स्पेंड डेज़ एक पेंटिंग देखते हुए। ऐसे लिविंग पेंटिंग्स हैं आपकी, वाइब्स आती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं एक इंसान को। सो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में कि देखें, ये जो क्रिएटिव एबिलिटी है ना किसी बंदे के अंदर, या क्रिएटिव पोटेंशियल है, वो ख़ारजी सतह से नहीं मिल सकती, ख़ारजी दुनिया से कोई आपको सिखा नहीं सकता। कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई नहीं दे सकता अनटिल अनलेस कि आपके अंदर ना हो, गिफ्टेड आप ना हो। आप यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, NCA में चले जाएँ, पंजाब यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में चले जाएँ, आप MFA कर लें, सारा कुछ कर लें,
मैंने काम देखा है लोगों का, बच्चों का, अपने बच्चों का, अजीज़ों का काम देखा है, लेकिन बात ये है कि जिसके अंदर फितरी तौर पे, कुदरती तौर पे, इल्हामी तौर पे वो वदीयत नहीं की हुई चीज़, वो जो क्रिएटिव स्पार्क है, तो वो सिर्फ टेक्निक सीखता है कि ब्रश को कैसे पकड़ना है, रंगों को कैसे मिक्स करना है, वो सिर्फ ये जानता है। वो कभी भी अच्छा पेंटर या आर्टिस्ट नहीं बन सकता अनटिल अनलेस के उसके अंदरूनी जो खूबियाँ वो ना हों आर्टिस्ट होने की। तो ये बहुत अहम है। तो मेरे अंदर, आपने जो सवाल किया, वो मेरे अंदर था पैदाइशी या शुरू से ही कुछ करने का, तो मैं करता था ये ना। मैं कभी आर्ट सीखा नहीं है मैं सेल्फ टॉट हूँ। मैंने लर्न किया है देख के लोगों को, मास्टर्स को, बुक्स को। मैं जब टीन्स में था तो जो मुझे पैसे मिलते थे मैं बुक्स ले लेता था। मेरा ख़्याल है जब मैं 15-16 साल की एज में था तो मैंने ओल्ड मास्टर की सारी कलेक्शन मैंने ख़रीदी थी, जो आज भी मेरे पास छपी पड़ी हुई है। टाइम लाइफ बुक्स की पूरा सेट है जो इटली में छपा हुआ था, वो पहला सेट है जो मैंने ख़रीदा था, जो आज भी पड़ा हुआ। तो मैंने इनको देख के तो उनकी नकाली उनको करना शुरू किया और मैं करता था। लेकिन मैंने जैसे बताया कि आदमी को जो सर्वाइवल का जो एक लगी हुई है, उसके पीछे एक चीज़ कि सोसाइटी में या फैमिली में आपने सर्वाइव कैसे करना है, तो उसके लिए जॉब की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। तो मैं फिर एडवर्टाइजिंग में आ गया, एडवर्टाइजिंग के शूबे में आ गया। तो लेकिन ये है कि ये साथ साथ ये चलता रहा है, मेरा शौक़ ये कभी बुझा नहीं है। इसका मैं इजहार करता रहा हूँ ग्रुप शोज़ के अंदर, कभी सोलो शोज़ के अंदर, ये मैं करता रहा हूँ, इसको बुझने नहीं दिया, क्योंकि ये आग मुस्तकिल लगी हुई है, दायमी लगी हुई, पैदाइशी लगी हुई है। तो ये है, तो वही चीज़ है जो आपको लेके चलती है, ड्राइव करती है, और तो कुछ नहीं है। अच्छा सर, लेकिन हमारे यहाँ क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ जो है उनको तो बहुत सप्रेस किया जाता है। जैसे हम घरों में भी नहीं चाहते हैं कि बहुत आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस की तरफ जाएं बच्चे, या स्कूल्स में भी जो है ये रुझान बहुत प्रमोट तो नहीं किया जाता। तो ये नेचर वर्सेस नर्चर की एक डिबेट तो बड़े अरसे से चलती चली आ रही है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर इननेटली मौजूद होती हैं और क्या उनको बेहतर नहीं किया जा सकता? देखें, खुदा का जो एक, अल्लाह का जो एक नाम है, अल खालिक है, अल मुसव्विर है, अल बदी है, जो अदम से चीज़ों को वजूद में लेके आता है। अब मसला ये है कि जिन लोगों ने दीन को इंटरप्रेट किया, उन्होंने उनकी बहुत, मेरा ख्याल लिमिटेड उसकी इंटरप्रिटेशन की है। आपको शायद सुन के हंसी आए या हैरत हो कि जब मैंने सन 2000 में, आज से तकरीबन 24 साल पहले, रिलीजन को सीरियसली स्टडी करना शुरू किया, तो मुझे बताया गया कि तस्वीरें बनाना हराम है। मुझे कुरान का शौक़ हुआ, हदीस का शौक़ हुआ, पढ़ने का शौक़ हुआ, मज़हब को। तो जब मैंने इब्तदाई सतह पे पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये जो फिगरेटिव आर्ट है ये तो ममनू है, और जो आर्टिस्ट है उसके लिए एक दायमी जहन्नम है, और उसमें सीख कबाब बनेंगे आपके। मैं डर गया, जैसे आम मुसलमान होते हैं, मैं डर के छोड़ दिया। आप शायद यकीन करें या ना करें कि मैंने अपनी लाइब्रेरी तर्क कर दी, छोड़ दी, और मैंने बेशतर कुतब जो थी मेरी, उसमें न्यूड्स भी शामिल थे। ज़ाहिर है न्यूड्स के बगैर तो वेस्ट में पेंटिंग नहीं बनती। फोटोग्राफी की वो बुक्स थी, वो सारी मैंने दे दी। वो मेरी सारी लाइब्रेरी ज़ाया हो गई। आपको मैं बताता हूँ कि मुझे कुछ टॉप के पब्लिशर्स थे, मुझे असाइनमेंट्स देते थे इलस्ट्रेशंस की, कि बुक्स को इलस्ट्रेट कर दें। वो अच्छा खासा मुझे मुआवजा मिलता था। मुझे एक, मैं नाम नहीं लूँगा, इस्लामी इदारे ने, जो कि बहुत, वो पाकिस्तान से बाहर भी काम करता है, इधर भी काम करता है, पाकिस्तान में भी है, उसने मुझे असाइनमेंट दी थी कि जो कुरानी किस्से हैं उनको इलस्ट्रेट करूं, ठीक है, बच्चों के लिए। तो मैं कर रहा था,
अभी मैं वो हज़रत नू का सॉरी हज़रत साले का वो कर रहा था, ऊँटनी वाला, उन दिनों में कर रहा था। तो उन्हीं दिनों मेरे सामने ये हदीस आई कि इनका अंजाम जो है ना जहन्नम है, आर्टिस्टों का। मैंने जो आधा काम किया हुआ था, वो जो ड्राइंग्स की हुई थी, मैंने वो पूरा कुछ को कलर कर लिया हुआ था, वाटर कलर में कर रहा था मैं, कुछ को कलर कर लिया हुआ था, कुछ रहती थी कुछ वगैरह, वो सारा पलंदा समेटा, मुसद्दा समेटा। मेरा जो एम्प्लॉई था मेरा, उसको मैंने कहा कि ये फ़लाँ जगह दे आओ। उन्हें कहा जी मैं, जब मैंने उन्हें वापस भेजा तो वो ख़ुद जो मालिक थे, उनके मैनेजर, वो सारे मेरे दफ्तर आ गए कि अनीस साहब ये क्या किया आपने। मैंने कहा आपकी किताब में मैंने पढ़ा है कि जो इलस्ट्रेटर हैं, पेंटर हैं, तस्वीरें बनाने वाले जो हैं, उनके तो बारबेक्यू बनेगा जहन्नम में, तो मैं तो नहीं कर रहा। कहते हैं नहीं 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 आप ना समझें, ये नहीं नहीं वो कुछ और मतलब है। मैं क्या चुको इत्थों चले जाओ तुसी। खैर वो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इल्म में, फ़न में आप इवॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा खुलती हैं, मंज़र जैसे जैसे ऊपर जाते हैं मंज़र खुलता है। जब मैंने ज़्यादा पढ़ा, डाइवर्स स्टडी की, दीन की और कंपैरेटिव स्टडी की, तो मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है, बड़ी लिमिटेड इंटरप्रिटेशन है दीन की, मज़हब की, खुदा की तालीमात की, खुदा के कलाम की। तो देन अगेन मैंने वो कोई 10-1 साल के बाद एम्ब्रेस किया, और वही ये टाइम था जब मियाँ साहब से मुलाकात हुई। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि बतौर आर्टिस्ट आप क्या समझते हैं कि इकबाल को पेंट करते हुए आर्टिस्ट को किन किन पहलुओं के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि वो इकबाल को पेंट कर रहे हैं, उसकी थॉट को पेंट कर रहा है? मेरा ख्याल है कि इकबाल को पेंट करने के लिए या किसी भी शायर को पेंट करने के लिए, गालिब हो या कोई और हो, तो उसके कलाम के ऊपर आपको काफ़ी मतलब दस्तरस होनी चाहिए, नोहा होनी चाहिए उसके बारे में, उसके ख़यालात, उसके मीनिंग्स। उसके बगैर आप ऊपरी सतह से नहीं कुछ बना सकते। अनटिल अनलेस के आप डीप डाउन ना जाएं, डाइव ना करें उसके अंदर, तो फिर ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। सरफेस पर रह के नहीं आप कर सकते। मेरा आपसे सवाल है, अभी आपने बात की अपने अंदर की दुनिया की, वो खूबियाँ आपके अंदर होनी चाहिए। तो जिस तरह अल्लामा साहब आर्ट के मुतल्लिक राय रखते हैं कि आर्ट वही है जो इंसान की खुद ही की नशोनुमा करता है, बाकी वो आर्ट को आर्ट नहीं मानते कि ऐसा आर्ट जो कि इंसान के अंदर उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाता, वो उसको आर्ट की कैटेगरी में नहीं लाते। तो क्योंकि अब वो कौन सा एक एलिमेंट है, क्योंकि ये चीज़ पेंट करने के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा ना एक विजन और एक वो डीप थिंकिंग रखनी पड़ती है कि कोई इस तरह की चीज़ ना हो जाए कि जिससे मैं बाहर निकल जाऊँ। क्योंकि जिस तरह से माशाल्लाह से आपकी पेंटिंग्स हैं, तो इस पेंटिंग्स को बनाने के लिए आपके अंदर एक उस तरह का इकबाल होना चाहिए। तो वो कौन सा एलिमेंट है जो असल में बात यह है कि जब आप ना ज़्यादातर गाइड तो मुझे अहमद जावेद साहब ने, मियाँ साहब ने किया है, तो मतलब काफ़ी हेल्प किया है, अदरवाइज़ मैं ना कर पाता। तो अनटिल अनलेस के आप उसके पूरे मीनिंग्स को ग्रास्प नहीं कर लेते ना, ठीक है, अपनी इस्तात के, अपनी एबिलिटी के मुताबिक, तो आप नहीं करते। यही वजह है कि मैंने ऐसी पेंटिंग्स कई हैं यहाँ पड़ी हुई, मियाँ साहब को बताया कि कई बार बनाई हैं, 1, 2, 3 बार। जैसे मियाँ साहब ने ये बताया, ये रूमी वाली पेंटिंग है, ये 3, 4, 5 बार इसको बनाया फिर बनी है। वो चीज़ें नहीं आती, वो तासर नहीं आता, वो एलिमेंट्स नहीं आते, वो फील नहीं मिलती जो अल्लामा कहना चाह रहे हैं, तो आपको रीडू करना। मैं ख़ुद भी, अगर मियाँ साहब नहीं भी कर रहे, मैंने ख़ुद ऐसी चीज़ें की हैं कि जहाँ मैं समझता हूँ कि जो कोई ख़याल है, जो तसव्वुर पेश किया गया है शेर के अंदर, वो डिपिक्ट नहीं कर रही पेंटिंग, तो मैं उसको ज़ाया कर देता हूँ। मैंने कई पेंटिंग ऐसी हैं जो बनी हुई मेरे पास पड़ी हुई हैं, जो ज़ाया हुई हैं। इधर भी पड़ी हुई हैं 2-3 ऐसी पेंटिंग्स हैं जो वो रिजेक्ट कर दी हुई हैं। तो पहली तो बात यह है कि आपको पूरा शऊर होना चाहिए, इदराक होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस शेर की, उसके मीनिंग की, उसके कॉन्टेक्स्ट की, उसको पूरा ग्रैस्प करके, अंडरस्टैंड करके देन आप उसको अपनी ज़ात का जो तासर है उसको
उसके साथ उसको फिर आप कैनवस पे एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि जैसे लामा साहब कहते हैं कि आर्ट वो ये जो खुद ही की नशोनुमा, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देते हैं बंदे के ना एहसास को, और ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि शार्प कर देते कि मैं एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम कर रहा हूँ। असल में ये जो है ना, मैं ठीक है लामा साहब का काम कर रहा हूँ या दबिस्तान के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी भी शायद एक ज़ात की तकमील है या इनर सेल्फ की एक फुलफिलमेंट है। मतलब मैं जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ जैसे मैं मेरी ज़ात का कोई हिस्सा होता है। ये नहीं कि ये काम आइसोलेशन में है या कोई पेंटिंग एक कपड़े का एक टुकड़ा है या रंग लगे हुए हैं, ये नहीं है। ये मेरा इनर सेल्फ है जो जिसको आप खारजी सतह पर देख सकते हैं। जी, मेरा क्वेश्चन है आपसे एक कि ये जो आपने पेंटिंग्स इतनी बनाई हैं, इसके अंदर एक हमें यूनिकनेस मिलती है जो कि आज के दौर में हमें पेंटिंग्स में नहीं मिलती, इन पाकिस्तान स्पेशली। तो आप ये बताएं कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है कि जो लोगों को इस तरफ माइल नहीं करता है ये इस तरह की चीज़ें करने में, यूनिकनेस करने में, अपनी क्रिएटिविटी को एक यूनिक वे में एक्सप्रेस करने में। और दूसरा ये कि जब आपने दीन का वो पढ़ा कि इस तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं है जिस तरह वो करते हैं, तो आपके सामने वो कौन सा पहलू खुल के आया कि आपको पता लगा कि पेंटिंग्स का वो मतलब नहीं था जो उन्होंने तर्जुमे में बताया था? बात यह है जब आप खुदा की ज़ात को सोचते हैं, तसव्वुर करते हैं और उसने जो सलाहियतों से नवाजा है, ये मुमकिन नहीं है कि खुदा आपको जहन दे, क्रिटिकल थिंकिंग दे और उसको इस्तेमाल करने से मना करे। मुझे वस्फ दिया है कि मैं गा सकता हूँ और मुझे उससे रोके, और मैंने ये ख़ुद हासिल नहीं किया। मैंने जो लाइन ड्रॉ करने का तरीका है मुझे ख़ुद नहीं आ गया, ठीक है। ये नेचर ने या कुदरत ने या खुदा ने मुझे दिया है। वो नेचर या वो कुदरत या वो खुदा जो मुझे इस सिफ्त से बहरामंद कर रहा है, वो मुझे कैसे मना कर सकता है कि मैं उसका इजहार ना करूं, जबकि सारी कायनात खुल के आपके सामने है हर तरह से। उसमें रंग भी हैं, उसमें पेंटिंग्स भी हैं, उसमें म्यूज़िक भी है, उसमें तवाज़न भी है, हर चीज़ है। तो कैसा है कि वो खुदा जो मतलब वो जिसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकते, जिसकी ज़ात को वो आपके ऊपर छोटी छोटी चीज़ों पे कदगन लगाए, ये मुमकिन नहीं है। ये बड़ी तंग नज़री है। मतलब अगर आप ये कहते हैं खुदा को ये पेंटिंग और उसका कलर, उसकी फिगर जो उसने खुद तख्लीक की है, इंसान को खुद तख्लीक किया है, वो पसंद नहीं करता, यार ये तो इसका मतलब खुदा बदज़ौक़ है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। और जो दूसरी बात है इस सोसाइटी के अंदर, इसके हवाले से इधर आर्ट कभी नहीं पनप सकता पाकिस्तान के अंदर, नेवर, अनटिल अनलेस के जो आपके जहन बंधे हुए हैं, शेकल्ड हैं, आपके माइंड्स में हैं और दौले शाह के चूहे बनाए हुए हैं, ठीक है। जो चाइल्ड इंडोक्ट्रिनेशन है हमारी, बचपन से जो हमारी जहन साजी है, सवाल नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं बनाना, ये नहीं सोचना, ये ऐसे उठना नहीं, ऐसे बैठना नहीं, उससे ये है कि हमारी जो फितरी सलाहियतें हैं ना, ग्रो करने की, प्रोग्रेस करने की, इवॉल्व करने की, वो दब जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। शुरू में हमारी पोटेंशियल को बिल्कुल इब्तिदा में ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। यही वजह है कि मैं मैम से भी अभी बात कर रहा था कि हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी ख़ास तौर पे डम माइंडेड लोग हैं। उनको किसी चीज़ को, किसी को इससे दिलचस्पी नहीं कि ये 2 महीने लगा के ये पेंटिंग बनाई है और इसका ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ये डेप्थ है। किसी को उसको ये पता है मैंने कैसे आज का दिन रोटी रोज़ी कैसे कमानी है और कैसे सरवाइव करना है, ठीक है। तो सोसाइटी जब तक इसको खोलेंगे नहीं, सवाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, लोगों को अपनी ज़ात को एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं देंगे, सोसाइटी आपकी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। वेस्ट में आप जाएं तो आपको हर दूसरी गली में कोई फ़न पारा, कोई मुजस्मा, कोई पेंटर खड़ा हुआ मिल जाएगा, ऐसा ही है। इवन टर्की में भी। तो इधर क्यों नहीं है? इधर कोई एग्जीबिशन करता है, कहते हैं जी नजर आतश कर देंगे, ये क्यों है, ये सेमी न्यूड है, ये कंधा औरत का नज़र आ गया, ये क्यों नज़र आ गया, ऐसी अगला देंगे, ठीक है। तो जब तक सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस नहीं आएगी, फ़न नहीं पनप सकता। फ़न आपका, लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ, इतने अच्छे गाने वाले हैं,
इतने, हालांकि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन इंडिया से ज़्यादा पोटेंशियल मुझे इधर नज़र आती है कि इतने अच्छे सिंगर्स हैं, इतने अच्छे पोइट हैं, इतने अच्छे कंपोज़र हैं, इतने अच्छे पेंटर और आर्टिस्ट हैं जो छोटे, मतलब जो टीन्स में हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको अगर पॉलिश किया जाए, ग्रूम किया जाए तो बहुत ज़्यादा वो अपनी सलाहियतों को दिखा सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की सतह पे बल्कि ग्लोबल लेवल पे। लेकिन वो कभी भी नहीं आते, उनका हौसला ही नहीं होता, एतमाद ही नहीं होता, जुर्रत नहीं होती, वो अपने घर में बात नहीं कर सकते। अभी मैं फतवा पढ़ रहा था किसी का कि मौलवी साहब का, कि हाँ, किसी ने पूछा नात गा सकते हैं? हाँ गा सकते हैं, अगरचे वो किसी गाने की तर्ज पे ना हो। भाई तर्ज क्या है? बातन का इजहार है ना जी, उस पर अल्फाज जो भी पेस्ट कर दें। तो ये है, सोसाइटी को ज़रा ना वो खोलना पड़ेगा, और ये बड़ा मुश्किल काम है, ये हो नहीं सकता। ये अल्लामा के अशार हैं, जहाँ बानी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बेनी, जिगर खूँ हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा। तो सर, जिन सोसाइटीज़ में, जिन माशरों में आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि वहाँ पर उसका रुझान रहा है, तो वहाँ पर एक तरीक़ाकार ये भी राइज था कि बहुत सारी आर्ट या आर्टिस्टिक वर्कशॉप्स क्रिएट की जाती थी जहाँ पे अप्रेंटिसशिप का तरीका राइज था। उस तरह का भी कुछ, मतलब जैसे हम रेनेसां आर्ट में कहते हैं, फ्लोरेंस के अंदर, इटली के अंदर। देखें, फिर वही बात आ गई ना, आर्ट की क्लासेस या आर्ट जो एक्सरसाइज किधर करना है? इसी सोसाइटी में करना ना, वो क्लासेस इधर ही होंगी ना, वो सारा कुछ वो नहीं कर सकते आप। वेस्ट में जब तक आप, पता नहीं मेरी बात पसंद आती है नहीं, जब तक रिलीजन को अलग नहीं करते तो आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। म्यूज़िक, गाना, पेंटिंग, ज़ात का इजहार, एक्सप्रेशन, ये नहीं हो सकता। वर्कशॉप करके किधर करेंगे? 4 लोग इकट्ठे होकर गपशप कर लेंगे, बाहर तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम जो सोसाइटी में जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं इस वक्त, सोसाइटी में देखें, कल का अखबार देखें, परसों का वाक़या देखें, गुजरांवाला का देखें, सरगोदा का देखें, बन्नू का देखें, कराची का देखें, कैसे वाक़यात सामने आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मज़हब जो है ना क्रीपन कर रहा है, वो अंदर जा रहा है, और बहुत कदामत पसंदी आ रही, बजाय ये कि रोशन ख्याली आए, जहन खुलें। खुदा क्यों नहीं तरक्की को पसंद करता? खुदा इर्तिका को, खुदा कहता है कि सूरह रहमान में कहता है कि हर रोज़ मेरी एक नई शान है, कहता है कि नहीं? आप पूरी ग्लोबल लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हर चीज़ ग्रो कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, इवॉल्व कर रही है, इर्तिका कर रही है, खूबसूरत हो रही है। तो आप पाकिस्तानी सोसाइटी में तो ये नज़र नहीं आ रहा। हम ऐसा लग रहा है जैसे कि पीछे जा रहे हैं, पीछे की जानिब सफ़र कर रहे हैं। तो आप महदूद सतह पे मिल के कोई क्लासेस कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है। सोसाइटी में इन चीज़ों की एक्सेप्टेंस नहीं है। आप ये तो कंसेप्चुअल हैं, मतलब अलामा से जुड़ी हुई हैं, अलामा के अशार से जुड़ी हुई पेंटिंग्स हैं। आप अपने तौर पे फिगरेटिव आर्ट कर लें और उसको एग्जिबिट करके दिखाएं मुझे, कितने फतवे मिलेंगे आपको? नहीं कर सकते। तो फिर छोड़ देना चाहिए सर सारा कुछ। ये बच्चियों का क्या ख्याल है? इतनी सारी स्टूडेंट्स हमारे पास बैठे हों और कोई बीच में कोई इनपुट ना आ रहा हो, आप लोगों के जहनों में इस हवाले से कोई सवाल पैदा होते हो? क्योंकि आर्ट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू पेंटिंग, ये तो हर एक्सप्रेशन, इसके मतलब मुख्तलिफ डायमेंशंस है ना आर्ट की, तो उसमें हाँ जी लाइक आई वांट टू ऐड अ फ्यू पॉइंट्स, लेकिन उसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन भी है। जो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि फिर इस तरह से कदगन क्यों लगता है एक्सप्रेशन पे पेंटिंग के, तो उसमें एक तो फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी जवाब हो सकता है कि मतलब अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में कहा है ना कि मेरी सुन्नत को फॉलो करो, तो अल्लाह भी तो मतलब क्रिएटर है ना, कि एक तो इस लिहाज से भी जवाब हो सकता है ना कि अगर अल्लाह कह रहा है कि मेरी सुन्नत को फॉलो करो, या जो अतिउल्लाह का वर्ड है कि अल्लाह की इताअत करो, वो थोड़ा चैलेंज डिफरेंट हो जाएगा। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर मतलब अल्लाह ताला ने जो इंसानों में यूनिकनेस बनाई है, तो फिर उसका तो फ़ायदा ही नहीं होगा कि हर कोई अगर अपने अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं करेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा,
तो फिर वो तो मतलब अल्लाह ने जो तख्लीक का वो एक है ना, इसके हवाले से एक ट्रेडिशन भी है कि मतलब मैं सिर्फ इसलिए दुनिया को मैंने तख्लीक किया है ताकि ख़ुद को जो है ना, मतलब एक छुपा हुआ ख़जाना था तो ख़ुद को ज़ाहिर कर सकूं। हाँ, तो ये ज़ाहिर अपनी तख्लीक के थ्रू ही किया है ना। हाँ, ये रवायत है। बिल्कुल। और जो इंसान है जिनके पास अल्लाह ने अक्ल दी है, ठीक है, इंटेलिजेंट बींग्स हैं, अगर वो ही नहीं एक्सप्रेस करेंगे तो फिर खुदा को और कौन एक्सप्रेस करेगा? मतलब अगर आकिल जो मखलूक है वो ही नहीं करेगी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन जनरल ये था कि पेंटिंग्स में जब भी हमने किसी सेज को प्रेजेंट करना होता है, कोई वाइज मैन, और हमेशा एक बियर्ड के साथ क्यों होता है? बियर्डलेस बंदा क्यों नहीं होता? हमारे जो पुराने सेजेस की है वो उनमें से कोई भी दाढ़ी के बगैर कोई भी नहीं था। ये रियलिटी है ना, रियलिटी है ना। असल में ये हज़ारों साल से ऐसे ही है कि पहले दाढ़ी मतलब शेव का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि ब्लेड नहीं थे, और जो जुर्रत करते थे वो चेहरा लहूलुहान कर लेते थे, ठीक है। तो ये तो बाद में रिफाइन ब्लेड्स आए हैं, फाइन ब्लेड्स आए हैं, तो फिर ये पॉसिबल हुआ है कि ये करना। तो जो मियाँ साहब ने बात की है वो ऐसे ही है कि वो किरदार ही ऐसे मिलते हैं हमें, बियर्ड के साथ ही मिलते हैं। क्योंकि वो सुन्नत को रिप्रेजेंट करते थे ना, सुन्नत को फॉलो करते थे इन सोल, इन स्पिरिट एंड इन विद ऑल इट्स विजुअल्स एज वेल। अच्छा, लेकिन वेस्टर्न अपोस्टल्स ने हमेशा अपने उनको बियर्ड में नहीं पेश किया, मैं वैसे सोच। अच्छा, मैं मेरी तो वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन में अपोस्टल्स जो हैं उनके भी तो सेम्स हैं, उनका अदवार भी वही होंगे जब नहीं होंगे ये सूल का। वैसे सोच रही हूँ अभी इनकी बात हो सकता है उनके ना हो उनके, लेकिन हमारी जो सूफियात की ट्रेडिशन है वो यही है सारे, उससे वो कल्चर भी इसी तरह का मिलता था हमें। अच्छा, लेकिन ये जो दाढ़ी का रिवाज है तो इस्लाम से भी बहुत पहले का है। हाँ, ये तो बहुत कदीम है। नॉट लाइक इसको आप इस्लामिक इस्लाम के साथ करें। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जो यहूदी वहाँ पे दाढ़ी रखते हैं वो उसको जुडाइज्म के साथ एसोसिएट करते हैं। जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो भी, हाँ, बड़ी दाढ़ियाँ उनकी। ओवरऑल ही मैं बात करी, पाकिस्तानी सोसाइटी की बात कर रही हूँ। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, वो अपने रिलीजन के साथ उसको एसोसिएट करते हैं, आप अपने के साथ करते हैं उसको, जो कि होना नहीं चाहिए उसकी एसोसिएशन एज सच। कोई राइटर नोट ये पता नहीं उसको। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? मौलाना रूम जो थे वो अपनी मसली में ये बयान करते हैं कि जो दाढ़ी रखना है वो कोई किसी के कोई वली अल्लाह होने की अलामत नहीं है। और वो मिसाल देते हैं एक पहाड़ी बकरे की, कि अगर बकरे की इतनी लंबी दाढ़ी होती तो अगर कि दाढ़ी होना से ही बंदा वली अल्लाह बन जाए तो फिर वो बकरा सबसे बड़ा वली अल्लाह होता है। ये पुराना की मसनवी के अंदर मौजूद है ये। मैं आपको मतलब अपने बाप से छोड़ कर नहीं बता रहा, मैं उनके अशार हैं ये। आप काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि उमर ने भी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी कि जब आप इतने बड़े एक शायर को पेंट कर रहे हैं जिसने इतना बड़ा नज़रिया दिया है, तो आप बड़ा एहतियात करते हैं कि कहीं में कोई कमी पेशी ना रह जाए। तो क्या आप ये नहीं समझते, अगर जैसे आपको आप कह रहे थे कि गॉड गिफ्टेड ही ये चीज़ है ना कि आप आर्ट करते हैं सारा इस तरह से पेंट, इकबाल भी गॉड गिफ्टेड ही है। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या आपको ऐसा नहीं फील होता कि मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जैसे अब हमारे सर हैं, इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया, जितना एक इनको अंडरस्टैंडिंग थी अलामा की और सारी उस सारे पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए इन्होंने तो ये किया। चाहे अब स्टूडेंट्स यहाँ आते हों, कम आते हों, ज़्यादा आते हों, चले जाते हों, इर्रिस्पेक्टिव नताइज की परवाह करते हुए आप मतलब ये जो क्रिएटिविटी या ये जो गॉड गिफ्टेड चीज़ आपको है, ऐसे और भी आर्टिस्ट होंगे। तो क्या आप ये नहीं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते अपने ऊपर के भी मैं आप मियाँ साहब को मेरे साथ कंपेयर ना करें। मियाँ साहब ग्रुप को कैटर कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता ना। अच्छा, मेरा इंडिविजुअल के करने का काम है। चलें आप ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट को ले लेना। नहीं, वो हमने कोशिश की थी शुरू में। अच्छा, मियाँ साहब ने कि कुछ लोग मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे काम नहीं मिलते। अच्छा, वो मियाँ साहब ने बता दिया शुरू में। दूसरी चीज़ ये थी कि अब जैसे अलामा की हम थॉट को पढ़ते हैं ना, चाहे प्रोज़ है चाहे वो उनकी शायरी हो, उसमें एक चीज़ आपको जो मेन आइडिया, जो मेन थीम है वो तौहीद का है। उससे आगे फिर वो सारी चीज़ें मतलब निकलती हैं, बेस उन्होंने उसको बनाया। तो क्या ये जो आप पेंटिंग्स करते हैं
इनमें कभी कोई ऐसा एलिमेंट आपने सोचा या रखा कि भाई ये वो मतलब एक थीम बेसिक जो होगा वो ये होगा जब भी मैं अलामा को पेंट करूँगा? नहीं नहीं अच्छा, नहीं, ये नहीं है। तो डिफरेंट है। बेसिकली जो नहीं, individual है, हाँ। पेंट करना है उसके साथ ही रिलेटेड ये हर पेंटिंग जो है ना इंडिविजुअल है, बिल्कुल। मसलन वो कोई हिकायत है जिस तरह जी, जी। ये हज़रत अबू अली कलंदर की और वो वह जैसे आप बात कर रहे हैं, तो वो उसी के पर्सपेक्टिव में आप बात कर रहे हैं जैसे फिल्मों में या सीरियल्स, टीवी सीरियल्स में थीम सॉन्ग होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो बजाते हैं, नहीं कि ख़ास एलिमेंट, ख़ास सिंबल वो हर पेंटिंग में नज़र आए, ये नहीं। अच्छा, डिफरेंट हर unique पेंटिंग है। अपनी जगह यूनिक है, मुकम्मल है, ये है। लेकिन आप उसको कह सकते हैं कि उसका जो एक वो इनर जो सोल है वो है एक ही, हाँ जाहिर है, मतलब इनर सोल, क्योंकि एक पॉइंट पे तो होगा कहीं। बिल्कुल, पॉइंट उधर से ही जो भी एमिनेट हो रही है, इट्स लाइक बीइंग रिफ्लेक्टेड जी जी। इन डिफरेंट यू नो। बहरहाल मियाँ साहब जो कोशिश कर रहे हैं ना कि नौजवानों को इकट्ठा करने की, उनकी ज़हन साजी करने की, उनको रोशनी देने की, अगर ये वाइडर लेवल और स्केल पे हो तो उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा दहाइयों में इसी तरह चिराग से चिराग ही जलता है ना, तो कुछ सोसाइटी के अंदर बेहतरी है, वरना तो बड़ी मतलब गिरावट है, बड़ी। प्लस नहीं हो सकते ना इस हवाले से कि भाई हाँ नहीं, बिल्कुल, या फिर तो छोड़ के बैठ जाएंगे तो खैर। नहीं, मैं तो कभी मायूस नहीं होऊंगा कि जब तक मतलब मुझे पता है कि अपनी ज़ाती सतह पर मैंने मायूस नहीं होना। मेरा आज का तो बल्कि टॉपिक भी आपका मायूसी के ऊपर ही था, मायूस नहीं होना, जो मर्जी हो जाए, नेवर लूज होप, नेवर सीज वर्किंग, मतलब करते जाएं। देखें, जो सक्सेस है ना, कामयाबी या फेलियर, वो कंसिस्टेंसी का नतीजा है। वो नेगेटिव साइड पे कंसिस्टेंट हैं आप तो आपको फेलियर मिलेगा, अगर पॉजिटिव साइड पे अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो कामयाबी मिलेगी। तो तसलसल जो है ना, काम का तसलसल जो है वो नताइज आपको देता है। तो रिवॉर्ड से बालातर होके, बेपरवाह होके आप काम करते जाएं अपना, तो लाजमन मुमकिन नहीं है कि आपको फ्रूट्स ना मिले, नताइज ना मिले, रिजल्ट्स ना मिले, रिवॉर्ड ना मिले, ये मुमकिन नहीं है। आप जब कंडीशन करेंगे हर स्टेप पे मुझे पजीराई हो, अप्रिसिएशन मिले, ये मिले, नहीं, साथ कैन की तरह काम करें। स्टेशन को गटर में फेंक दें। आप अप्रिसिएशन आपको फॉलो करेगी। नहीं, मेरा वो सवाल, अभी आपने वो बात की कि मज़हब से इसको अलग कर देना चाहिए। अगर आप जितना भी आर्ट देखें हिस्ट्री में, तो उसके पीछे मकसदियत वो तो मज़हब ही उनको देता था ना। अब रोमन और ग्रीक एम्पायर्स के बाद जैसे ही अर्ली क्रिश्चियन और बाज़ंतीन एम्पायर आए, तो कॉन्स्टेंटीन के क्रिश्चियनिटी कबूल करने के बाद उन्होंने आप मिक्सअप कर रहे हैं, उनके मज़हब में ममनू नहीं है। पहले वहाँ पे भी ममनू समझा जाता है, जैसे ही उसने कबूल किया उसके बाद उसने टॉलरेंस दी उसमें कि इसको होना चाहिए, इस आर्ट को। हमारे मज़हब में ख़ास तौर पे एक्सक्लूसिवली मना है, एक्सक्लूसिवली। दुनिया के किसी मज़हब में आर्ट की कोई फॉर्म जो है ममनू नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमारे यहाँ मौसीकी हराम है, तस्वीर कशी हराम है, फूल बनाए, मैं कितने फूल बनाऊँ यार। हमारे यहाँ भी साउथ एशिया कहना चाहिए। मैं सकता हूँ हमारी वो इंटरप्रिटेशन उस तरह की है, मैं इसे इंटरप्रिटेशन हमारी इस तरह की बन गई है, मतलब कि हम उसको दीन के साथ ना जुड़े, हमारी इंटरप्रिटेशन ये बन गई कि हराम है। जिस तरह की कोई भी चीज़ को लेके वो तस्वीर कशी हराम, वो एक तबके का नुक्ता नज़र है। जी जी, हाँ जी। लेकिन सबका ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में ख़त्म ही हो जाती है, आर्ट रहनी नहीं थी। ये तो एक समझे आर्ट अंडरग्राउंड तहरीक के तौर पे चल रहा है पाकिस्तान में। जैसे खुफिया होती है ना कोई तहरीक, वैसी ऐसा भी आर्ट वर्क होता है वैसे, आर्ट जो हाँ जी, इस तरह मंजर आम पर नहीं लाता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर, मेरा एक सवाल है, और ये सवाल एक आपकी सलाहियत से ही उसके ऊपर है, उसके हवाले से कि इन रिगार्ड्स टू द
attributes towards your aesthetic sense of arts. इसमें आपकी ये तमाम हमने पिक्चर्स देखी हैं तो हम सब लाजवाब हैं। ये एक आम जहन का काम नहीं है। तो एक आर्टिस्ट जहन जिस वक़्त शेर सुनता है या शेर पढ़ता है, मसलन मैम ने कुछ शेर पढ़े तो उसी का आखिरी का शेर है अलामा का कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा। एक आर्टिस्ट इसको किस तरह से देखेगा कि इसको तस्वीर का जामा पहनाया जाए। आई नो कि ये फौरी तौर पे मुश्किल है आपके लिए सारा सीन क्रिएट करना, बट हम लोग इसको इस तरह से नहीं सोच सकते। तो एक आर्टिस्ट के लिए वो क्या पिवट पॉइंट होगा जहाँ से वो स्टार्ट लेगा? हाँ, इसको रवायती अंदाज में देखें तो फिर आपको मुराकबा में जाना पड़ेगा, तारी करना पड़ेगा शेर को। मेरा जो तरीका है ना, मैं जब इंडिपेंडेंटली करता हूँ अपने तौर पे, तो मैं इस एतबार से गिफ्टेड हूँ कि मुझे आंखें बंद करने से चीज़ें नज़र आती हैं। नहीं, विजुअलाइज करना बड़ी कॉमन है इस्तिलाह, वो कोई भी कर सकता है, सभी कर सकते हैं। मैंने कहा मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे चीज़ें बनी हुई नज़र आती हैं, मैंने ये कहा है। मेरी बात समझें आप कि ये मुकम्मल एक इमेज नज़र आता है बना हुआ, जैसे फ्रेम्ड होता है। तो मुझे ऐसे चीज़ें नज़र आती हैं, मतलब मुझे म्यूज़िक भी मेरे कानों में बजता है या तस्वीरें भी नज़र आती हैं। बाज़ चीज़ें मैं ऐसी भी बनाई हैं अपने तौर पे, जो मैंने बैठा हूँ आंखें बंद की हैं तो एक पूरा इमेज नज़र आ गया मुझे, वो मैंने पेंट किया हुआ एज इट इज़। ये जो मियाँ साहब ने ये बताया, ये पेंटिंग ये अर्ली मॉर्निंग है, मैं आधा सोया हुआ हूँ आधा जागा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ एज इट इज़ देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपने जो बात की है ना वो वाली नरगिस वाली, नूर हज़ारों साल नरगिस, तो वो तो अगर उसको कंसीव करें तो डेफिनेटली आप अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं, मीनिंगफुल। कंसंट्रेट करें, कंसीव करें, मुराक़बे में जाएं, मेडिटेशन करें, तो मुमकिन नहीं है कि वो ना बने। अच्छा, कोई ऐसा आर्ट वर्क या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपका दिल करता हो कि आप उसको बनाएं और अभी तक आपने उसको ना बनाया? वो जब मैं मियाँ साहब को कई मैं दिखाता रहता हूँ दरमियान में चीज़ें, और पाइपलाइन में हैं हमारे ऐसी चीज़ें कई मैंने बनाई भी हैं, रफ स्केचेस जो मैंने मियाँ साहब को दिखाए हैं कि ये भी है अलामा, जो कि जावेदनामा से हटके हैं, ठीक है। तो अलामा से अलावा भी मेरे जहन में चीज़ें ऐसी आती रहती हैं कि ये करूँ और उसका स्केल बहुत बड़ा हो। बल्कि मैंने ख़ुद मियाँ साहब से कहा है कि भाई बहुत लार्ज स्केल की पेंटिंग कोई मुझे बताएं जो कि करें, तो ये कहते हैं मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, वसाइल नहीं है, वरना मैं तो रेडी हूँ। अच्छा, एक बात आप आर्टिस्ट के इकट्ठे मिलकर काम करने के हवाले से कह रहे थे, तो मुझे बार बार रेनेसां का टाइम पीरियड याद आता है। उस वक्त आर्टिस्ट के मिजाज भी मुख्तलिफ हैं और उन मिजाज जो हैं उनमें कई में बड़ी शिद्दत भी है। उसके बावजूद वो कई एनक्लोज स्पेसेस के अंदर फ्रेस्कोज हैं ऐसे जिनके ऊपर कई साल उन्होंने इकट्ठे भी काम एक जगह। हाँ, वो ऐसे पेंटर्स हैं, मास्टर्स हैं, जिनके साथी एसोसिएट्स होते थे, शागिर्द होते थे, तो वो उनको हेल्प आउट करते थे, लेकिन जो बेसिक बुनियादी काम है वो आर्टिस्ट ही करता था, ठीक है। उसने ड्रॉ किया, उसने कंसीव किया, उसने और वो फिर गाइड करता था कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ ये यहाँ पे ये कलर करेगा, ये ड्रेप्स बनाएगा, फ़लाँ करेगा, वगैरह वगैरह। तो वो उनकी सुपरविजन और निगरानी में बनती थी पेंटिंग्स। नहीं, मास्टर्स तो एक दूसरे के साथ भी काम कर रहे हैं, अगरचे इतना उनका आपस में क्लैश भी है मिजाज का और पर्सनालिटीज़ का। वो मेरा ख्याल है कि आप कमीशन काम की बात कर रही हैं। तो जैसे वेटिकन सिटी में बहुत सारे ऐसे काम तो माइकल एंजेलो इकट्ठे भी कर रहे हैं। एक वजह ये भी तो हो सकती है ना कि अब आर्टिस्ट उस तरह से अपने काम के साथ सिंसियर भी तो नहीं है। जैसे अनीस साहब को अगर आप देखें तो मतलब ये सिंसियरिटी है ना कि वो बना करके दोबारा से, इसके लिए फुल टाइमर होना बड़ा ज़रूरी है। मतलब डेडिकेशन के साथ फुल टाइम आपका ओढ़ना बचोना यही हो। मसलन मैं जो मेरे काम की रूटीन है,
मैं तो 12 बजे तक भी रात को 1 बजे तक लगा होता हूँ काम। मियाँ साहब ने मुझे ऑफ़र की थी कि दबिस्तान के ऊपर वाली जगह, इन्होंने मुझे ख़ुद दिखाया कि ये जगह, इस पे आप स्टूडियो बना रहे हैं। मैंने कहा नहीं, उसकी वजह है कि आपका कोई टाइमिंग्स हैं, मेरा टाइमिंग्स कोई नहीं है। रात को मैं 2 बजे भी लगा हूँ, यहाँ पे मसला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिस्ट का काम कुल वक्ती काम है, जुज़ वक्ती नहीं है। फिर ये आप नताइज दे सकते हैं, अदरवाइज़ नताइज नहीं दे सकते आप। अच्छा अनिल साहब, मेरा एक और सवाल है कि आपने यानी अलामा को मतलब डीपली समझ कर उनकी यानी गहराई में उतर कर आपने पेंट किया, जितना भी आपने तख़य्युल को समझा और उस लिहाज से आपने उनके आइडियाज़ को आपने कैनवस पे उतारा है। तो इस सब के अंदर आपने ज़ाहिर इन चीज़ों को, वो अलामा की थॉट को फील भी किया और उस चीज़ को तभी आप वो बेहतर तरीके से कैनवस पे आपने उतारा। तो अभी तक यानी जब से आप सर के साथ यानी दबिस्तान के साथ या सर के साथ अब में मुंसलिक है और ये अलामा पर काम कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक इस गुफ्तगू तक आप यानी आर्ट को क्या मतलब डेफिनेशन देंगे, या किस तरह से अब आप आर्ट को करेंगे डिफाइन कि आर्ट क्या है आपके मुताबिक, जितना आपने आर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइफ की रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं। इसके ऊपर इतने लोगों के तसुरात हैं, वो भी अपनी अपनी फिर राय है ना। जिस तरह वो आर्ट, जिस तरह आर्ट जो है लाइफ की रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है। लेकिन ये अहम बात है कि सर किसी चीज़ का इर्तिकाम में आ जाना ही आर्ट है। हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चंस, कमेंट्स, कोई और चीज़ें कोई ज़हन में हो, वरना मैं पूछ लूँगी सर। पूछे आप। आपको अपने आर्ट वर्क्स में से, क्योंकि ये एक तख्लीक होती है बनाने वाले की, तो कौन सी मतलब ज़्यादा आपको खुद लगता है कि ये आई हैव डन जस्टिस टू इट, या मुझे ये अच्छा लग रहा है, या जो मैंने सोचा था ये मैं उसके मुताबिक कर पाया हूँ, जिसमें आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट या अचीवमेंट ज़्यादा महसूस हुई? ये सवाल आप सेकंड टाइम मुझसे किया जा रहा है। एक बार मुझसे मेरे स्टूडियो, मेरी गैलरी में या मेरे ऑफिस में मुझसे किसी ने पूछा, ऐसी पेंटिंग्स लगी हुई थी, तो वो साहब आए तो कहने लगे इनमें से आपकी पसंदीदा कौन है, आपकी पसंदीदा कौन सी है? मेरी तो फ़लाँ है। तो मैंने उन्हें कहा था कि एक कैनवस ज़मीन पे पड़ा हुआ था जो अभी पेंट नहीं हुआ था, वो कोरा था, ब्लैंक था। मैंने कहा मेरी पेंटिंग पसंदीदा वो है। क्या मतलब, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा इसीलिए। वो कहने लगे इसको एलेबोरेट करें। मैंने कहा इसका मतलब है कि ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्कानात की हामिल है, बाकी पेंटिंग्स अपने इम्कानात खो चुकी हैं। वो डेफिनेटिव स्टेटमेंट है एक, ठीक है, वो एक जगह आके रुक गई हैं, वो मुकम्मल हैं, वो जामे हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकती, पीछे नहीं हट सकती। ये जो कैनवस है मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती है। इसी तरह मैं बच्चों को भी देखता हूँ, जो छोटे बच्चे हैं वो ऐसे ही हैं कि इम्कानात से भरपूर हैं। ये भी हैं, ये भी छोटे ही हैं अभी, ये कौन से मतलब है? मतलब इनको ही कह रहे सर, आपको मुझे इसमें से निकाल, इनको निकाल, इससे भी छोटे पे जा रहे हो। कोई कॉम्प्लीमेंट दूंगा, ये जवाब वही बंदा दे सकता है जो इकबाल को पेंट कर रहा है। और मैं जैसे सोसाइटी की बात हो रही थी, ख्यालात की बात हो रही थी, इर्तिका की बात हो रही थी, तो मैं ये कहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं, ग्रो करते माइंड्स हैं, उनको खुदा का वास्ता है उनको पेंट ना करें। देखें, खुदा दो चीज़ें, जब बच्चा पैदा होता है दो चीज़ें खाली पैदा करता है, एम्प्टी होती हैं। कौन सी? पेट और माइंड। बच्चा बड़ा होता है, होने लगता है, तो सोसाइटी कहती है कि अपना पेट तुम खुद भरो, तुम्हारे जहन साजी हम करेंगे, जहन तुम्हारा हम भरेंगे। यानी मेरा जहन है, मुझे खुदा ने दिया है कि मैं उसकी वो करूं, उसको परवरिश करूं, उसका इर्तिकाई मराहिल में लेके जाऊं, बजाय इसके फैमिली ख़ानदान वाले सोसाइटी जो है वो जहन साजी करती है सारी।
पेट भरने की ज़िम्मेदारी अनीस याकूब के ऊपर है, लेकिन अनीस के जहन साजी की ज़िम्मेदारी सोसाइटी के ऊपर है। ये नहीं होना चाहिए। बच्चे का जहन जो कोरा कैनवस है उसको प्लीज़ पेंट करने दें अपनी पेंटिंग, उसके ऊपर हम इनको सिर्फ टूल्स दे रहे हैं। कैनवस इनके पास मौजूद है, वो कोरा है। वरना यकीन माने हर बच्चा, ये बच्चियां बैठी हुई हैं, इस कदर पोटेंशियल है इनमें, अगर इनको मौका मिले, चांस मिले कि दुनिया में ये छा सकते हैं अपने आइडियाज़ की वजह से, अपने काम की वजह से। हमें हमारे पाँव में अनदेखी जंजीरें डाली हुई हैं, हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते अपना आप, जो मर्ज़ी कर लें। आप लाख कहें जी हम आज़ाद हैं, नहीं, लाशऊरी तौर पे आप गुलाम जहनीत वाले हैं। जंजीरें कौन सी पड़ी हुई हैं आपके पाँव में? क्या पढ़ा था आज आपने? अगर मैंने ऐसे कर दिया तो फिर क्या होगा? डर है कि फिर क्या होगा। वो क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी? वो जकड़ लेता है, वो आपको अर्थ रूटेडनेस से ये चीज़ आगे नहीं बढ़ती। आपने ये जो अभी जवाब दिया ना ब्लैंक कैनवस वाला, उससे मेरे दिल में ये चीज़ आ रही थी कि एक ट्रेडिशन है कि मोमेंट वो होता है जो कि कभी भी स्टैटिक नहीं होता, या ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है तो बुरी बात है, लेकिन अगर ऑब्वियसली डेवलप कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसके लिए अच्छी बात है। अगर एक इस्लामिक फ़िलासफ़ी या देखें, कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, नेचर का एक असूल है कि वो आगे बढ़ती है, इवॉल्व करती है, ठीक है, इर्तिकाई मराहल तय कर रही, कायनात भी ऐसे ही है, फैल रही है। अलामा का शेर भी है इस हवाले से, जो प्रोग्रेस नहीं करता मेंटली ख़ास तौर पे, जो आगे नहीं बढ़ रहा, वो फितरत के अगेंस्ट काम कर रहा है। इसको जहन में रखें। वो नेचर के ख़िलाफ़ है, वो खुदा के ख़िलाफ़ है। और जो लोग ये तरगीब देते हैं कि ये ना करो, वो ना करो, वो खुदा के ख़िलाफ़ हैं, वो फितरत के ख़िलाफ़ हैं, वो फितरी कवानीन के ख़िलाफ़ हैं। हाँ जी। और इवन जो हम नॉस्टिसिज्म देखते हैं उसमें कॉन्सेप्ट है कोसे साउद और कोसे नजूल का, कि या तो आप यानी एक है ना कि आप एक नीचे आए ऊपर से, ठीक है, लाइक जैसे ज़मीन पे आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया, फिर आपने ऊपर जाना है, तो इट्स लाइक आप वो जो एक सर्कल है ना, या उसमें आप मुसलसल नीचे गिर रहे होते हैं या फिर वापसी का आपका ऊपर की तरफ सफ़र शुरू हो रहा होता है। तो इट्स लाइक दैट कि अगर आप नहीं प्रोग्रेस कर रहे तो फिर ये नहीं कि आप एक जगह पे रुके हैं, आप नीचे गिर रहे हैं। फिर ये बिल्कुल सही बात है, मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। जब आप रुक जाते हैं ना, तो आप, इसका मतलब रुके नहीं हुए, आप पीछे जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। और निकलते जा रहे हैं। हम जब आप रुकते हैं ना, तो इन रियलिटी आप रुके नहीं होते। जैसे पाकिस्तान है, जैसे मुस्लिम्स हैं, हम रुके नहीं हुए, हम पीछे जा रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हम किसी जगह ठहरे हुए हैं, ऐसा नहीं है, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। आज भी अगर दुनिया रुक जाए बाकी की और हम चलना शुरू कर दें, तो 500 साल लगेंगे आपको कि आप उनको मीट करेंगे। और इसमें भी ये है कि हम जब अपना टाइम और पोटेंशियल दोनों ज़ाया कर रहे हैं, वैसे अगर एक आम बंदे को सुसाइड का कॉन्सेप्ट बताएं तो वो कहता है कितना, मतलब ये अजीब कॉन्सेप्ट है ना कि कोई सुसाइड। अदरवाइज आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, इन रियलिटी आप कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं ये हराम है, लेकिन इन रियलिटी आप कर रहे हैं, और आप इज्तिमाई खुदकुशी कर रहे हैं। ऐसा है। ये जावेद नामा में जब हुसैन बिन मंसूर हलाज से अल्लामा की मुलाकात होती, तो हुसैन बिन मंसूर हलाज वो सूफ़ी थे जिनको फांसी पर लटका दिया, टुकड़े करके तो उनको लाश के टुकड़े भी जला दिए थे उन्होंने। जी हाँ। तो वो अल्लामा से पूछते हैं कि तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से तुम्हारे जैसे एक वली अल्लाह बंदे को जो है उन्होंने फांसी पर लटका दिया। तो वो आगे से वो जवाब देता है कि मैंने एक कौम को देखा था जो कि खुदकुशी करने पर राज़ी थी, और मैंने उस कौम को उस खुदकुशी से, उस मौत से, उस कब्र में जाने से मैंने उसको कोशिश की कि बना जाए। और वो आगे से फिर इकबाल को कहता है कि ख्याल करना कि तुम भी वही कर रहे हो जो मैंने किया था। हमारी कौम भी जो है वो खुदकुशी करने की तरफ जा रही है, माइल है, वो माइल है। लेकिन वो जो वो कह रहे हैं ना कि मतलब कि वो जो खुदकुशी को
करवाने वाले हैं वो पहले आपकी गर्दन काट देंगे। देखे ना, भूली सीना, पता नहीं अभी किसी बच्चे ने कहा था भूली सेना के हवाले से कि वो पोलीमैथ है, मतलब डाइवर्स नॉलेज है। अच्छा, अब उस जैसे बंदे को अपने दौर में काफिर कहा गया, ज़ंदीक कहा गया, ठीक है, तो उसको ये कहना पड़ा इब्न सीना को कि अगर मैं काफिर हूँ तो फिर कोई भी मुस्लिम नहीं है। तो ये चक्कर है ना, हमारा वो सफ़र अभी तक जारी है, जो गिरावट का सफ़र है, जो तनज़्ज़ुली का सफ़र है, वो जारी है। इब्न रुश्द से शुरू हुआ और ये सारा, हम ठहरे नहीं हैं, हम गिरते जा रहे हैं। हम संभलेंगे उस वक्त जब ज़मीन को हिट करेंगे, अभी तो हिट ही नहीं किया, हम तो कहीं दरमियान में हैं कहीं। हिट करने ना भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जितना गिरते जाएं there's always some more space और गिर सकते हैं। तो वो लोस्ट अभी हमने टच नहीं किया, वो लोएस्ट टच नहीं किया, कब्र के अंदर चले सारे। उसके बाद कहेंगे अब तो और नीचे जाने की गुंजाइश नहीं रही। अच्छा, इस हवाले से ये फिर कहा जा सकता है कि आर्ट को रिलीजन के साथ रिलेट करके और उसके ऊपर इस तरह से कदगन लगाना, इसको असल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर और क्रिएटिविटी के ऊपर। देखें, अगर आप रिलीजन को खुदा से जोड़ते हैं ना कि रिलीजन खुदा ने दी है, ठीक है, तो आर्ट भी फिर रिलीजन का इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता, मुझे ये बताना। नहीं, मैं ये उसके 99 नामों में से एक अल मुसव्विर है, तो वो किस तरह जो है, मैं यही तो सर कह रहा हूँ कि उसको आर्ट को जुदा तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं, उसका लाजमी जुज़ होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि दीन फितरत या दीन खुदा की देन है, तो फिर जो आर्ट की हर फॉर्म है उस दीन का हिस्सा होना चाहिए। वो कॉम्प्लीमेंट करता है। हमने पहले भी यहाँ पर मतलब 99 सिफात में से एक वो जो है वो एक अल मुसव्विर भी। अगर दीन फितरत है, जैसे कहते हैं जी इस्लाम दीन फितरत है, तो आर्ट भी फितरत है, तो क्या जो फितरी आर्ट है वो दीन फितरत का हिस्सा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मतलब फिर हर फितरी चीज़ दीन है ऑब्वियसली। अगर आप कोई कंसर्न न लगाएं, आपने वो सेगमेंटेशन कर दिया ना, इसको इधर ये वो ये फलां ये ढिमकरा, और ये बाय डिज़ाइन है, मतलब ये डेलिबरेटली है। ये तकसीम जो है कि जिन लोगों ने सेक्ट्स दिए हैं, उन्होंने फिर सब सेक्ट्स दिए हैं, उन्होंने फिर ज़ुबानें दी हैं, उन्होंने ख़ित्ते दिए हैं, उन्होंने बाउंड्रीज दी हैं। तकसीम दर तकसीम का अमल जो है जारी व सारी है, इंसानों को इकट्ठे नहीं होना देना। देखें ना, आप अपनी आइडेंटिटी को इंतहाई लिमिटेड कर लेते हैं जब आप ये कहते हैं कि मैं पंजाबी हूँ, मैं लिसानी बुनियाद पे मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, या मैं महाजिर हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं हिंदी हूँ, ठीक है। देखो, अगर आप ये समझते हैं कि आप खुदा के नायब और ख़लीफ़ा हैं, जैसे खुदा कुरान में कहता है, हबूत आदम की जो आयत है, अगर आप ये समझते हैं कि आप खुदा के नायब और ख़लीफ़ा हैं, तो आप लोकल बंदे नहीं हैं, आप यूनिवर्सल मैन हैं। आपका जो स्कोप है वो यूनिवर्सल है। इन लोगों ने जो हमारे सो कॉल्ड एलीट हैं, रूलर हैं, वटएवर, वो पॉलिटिकल हैं, रिलीजियस हैं, जो मर्जी हैं, उन्होंने दानिस्ता डेलिबरेटली आपको खानों में डिवाइड कर दिया है, आपको आइडेंटिटीज़ दे दी हैं, और आप उन आइडेंटिटीज़ के लिए जान दे देते हैं, आप मर जाते हैं। आपने एक यूनिवर्सल मैन का स्कोप इतना लिमिटेड कर लिया है कि आपने, मैं तो पंजाबी हैं, मैं पंजाबी लिए जान दे देंगे, दे भी देते हैं, दे भी देते और ले भी लेते हैं। और मैं कुछ दिन पहले एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्हें सुन रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि इंसानों के जो आइडियाज़ होते हैं ना, जो उनकी आइडियोलॉजीज़ होती हैं, इवन बॉडी के अंदर ना फिजिकल उसका रिएक्शन आता है कि जब वो चैलेंज होती है और उन्हें ऐसे लगता है कि वो फिजिकली हर्ट हो रहे हैं। ऑब्वियसली वो जो बात है कि जान देने और लेने का कॉन्सेप्ट, वो एक्चुअल में फील करते हैं कि मेरी आइडेंटिटी या मेरी आइडियोलॉजी अगर जा रही है, तो इट्स लाइक कि मुझे थ्रेटन फील करते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं ना, वो थ्रेट के अंदर रिएक्ट करते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर है जान दे भी देते हैं, ले भी लेते हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम उसे, अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे, नहीं पहचानेंगे कि हमारा एक इतनी वसअत दी है
पूरी खुदा ने पूरी कायनात डाल दी आपके आगे, तो आप कहते हैं नहीं मैं लिमिटेड नॉलेज लेना है, मेरी आइडेंटिटी ये है, मेरी आइडेंटिटी ये खित्ता है, मेरी ये आइडेंटिटी ये ज़ुबान है, मेरी आइडेंटिटी ये कल्चर है। नहीं। और अभी ना मुझे ये बहुत बचपन की पोइम याद आ रही है, गालिबन सेकंड या थर्ड ग्रेड में शायद पढ़ी हो, आई एम नॉट श्योर कि अल्लामा इकबाल की है, शायद आप इन्फॉर्म कर सकें। वो एक दरख्त था और भी शायद पता नहीं गुलहरी थी या कोई जानवर था जिनकी आपस में पहाड़ और गले। हाँ, पहाड़ और गुलहरी। पहाड़ और गुलहरी उनकी आपस में है ना, कि फिर वो एम इनकी खुदा ने कोई भी चीज़ बगैर हिकमत के मकसद के तकलीफ नहीं है चीज़ न कभी। देखिए ना, आप जब ये कहते हैं कि नॉलेज जो है लिमिटेड लेना है, जब ख़ास मसलक का, ख़ास फ़िरके का, ख़ास तरह का, तो आप इल्म से भी बेवफाई कर रहे हैं, बदयांती कर रहे हैं। ये भी हमें सिखाया गया और आज हमें आज के दौर में ये किया गया है कि हमारा जो एजुकेशन है वो जॉब ओरिएंटेड है, ठीक है, टारगेटेड है ना, कि भाई 4 साल की स्पेशल एजुकेशन ले लो और ये जॉब मिल जाएगी। हमारी जो नॉलेज है सो कॉल्ड, या इल्म है या एजुकेशन है, वो कमाई के ज़रिए से जुड़ी हुई है। मुलाजमत से कर रही है, मुलाजमत से जोड़ दी है, ज़रिया रोज़गार से जोड़ दी है, उसको खुदा शनासी का ज़रिया नहीं आपने बनाया। कि इल्म ऐसा होना चाहिए, वसी होना चाहिए कि जिससे बातन भी रोशन हो और आप खुदा को भी पहचानें और कायनात के हक़ाइक़ को भी जान सकें। आपने अब किसने किया ये उन लोगों ने किया जो ग्लोबल एलीट है या रूलर हैं, कि उनका जो एक जायगेंटिक मैकेनिज़्म है, मशीनरी है, उसमें आपको कल पुर्ज़ों के तौर पे उन्होंने फ़िट करना है कि आप ये इस यहाँ पे फ़िट हो जाओ, आप यहाँ पे फ़िट हो जाओ, यहाँ पे, तो हम लेते ही नहीं हैं। हम मजबूर हैं कि महदूद एजुकेशन लें फॉर सर्टन रीज़न, कि मैंने बैंक में जाना है, मैंने पायलट लगना है, मैंने आर्किटेक्ट बनना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। इसलिए तो अपने आप को लिबरेट करने की ज़रूरत है शक्ल से जो डाले हुए हैं, जो नज़र नहीं आते। अल्लामा ने आज़ाद जहन और ग़ुलाम जहन जो है इसके ऊपर तो बहुत बात की है, सारा फलसफा मैं उसी से हवाले कर रहा हूँ। सर आप इसको किस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि इंतहाई खूबसूरत बात की। वंस सोक्रेटिस सेड कि हम में बहुत कम हैं ऐसे लोग जिन्हें ये इल्म है कि उन्हें कम इल्म है, और इसी वाले से एक इंतहाई खूबसूरत शेर है कि हर ज़रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ही कहती है मैं तो खुदा है, क्योंकि बिल्कुल ही अगर आप देखें तो यूनिवर्सल बना देता है आपको हर चीज़ को। और ये तमाम जो कर्जन लगा रहे हैं ये सिर्फ मज़ाहिब हैं, इनको आप सिर्फ किसी कल्चरल नॉर्म्स के साथ मिला सकते हैं। मसलन जो दीन है उसके अंदर कोई हमारा बॉन्ड जो है ना वो बड़ा लिमिटेड सा बॉन्ड बना दिया ना हमारा बतौर एक इंसान के ना, कि इस तुम्हारी शनाख्त ये कल्चर है, ठीक है, तो तुम्हारा देखे ना जिस तरह ये चीज़ें हैं, ये ज़रूरी हैं, होनी चाहिए, लेकिन इनकी वो हैसियत नहीं होनी चाहिए मरने मारने वाली। लेकिन आप ये देखें ना, जिस तरह आपका कल्चर जो है वो आपके मैं उसकी अहमियत को हाँ जी जुड़ा हुआ है। हाँ जी। अब मसला सिर्फ ये आ जाता है कि कुछ लोगों की जो उसकी तशरीह है या उसकी इंटरप्रिटेशन है वो उनको लिमिट कर रही है। हाँ जी, ये भी है ना। लेकिन अलामा जो कल्चर के साथ आपको वो जोड़ रहे हैं वो आपके अंदर वो यूनिवर्सलिटी पैदा कर जी। सो इट इज़ ऑल्सो मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, आप कौन सी फॉलो करते हैं। हाँ जी, सर हाँ कहीं जी। ना कहीं जाकर वो मफाद का एलिमेंट जो है वो बीच में आ जाता है, किसी ना किसी तरह के हाँ जी, मफाद vested interest होते हैं। और चाहे वो मतलब माली हो या ना हो, लेकिन मफाद की बात होती है, स्ट्रक्चर्स भी उसी पर बेस होते हैं, कहाँ से किसको फ़ायदा मिलता है उसी तरह के पर्सपेक्टिव जाकर बात जो है ना वो उधर ही आती है। चे मुलाई चे दरवीशी चे सुल्तानी चे दरबानी फरूग कार में जूयत बेसालूसी गुजर रहा, आपके चाहे ये मुल्ला है या आपके ये सो कॉल्ड जो भी हैं ये इस तरह के फ्रॉडुलेंट दरवेशी सिलसिले हैं, या आपके जो हुक्मरान हैं और आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे अल्लामा इस्टेब्लिशमेंट की बात थी, दरबान
इस्टेब्लिशमेंट हैं, तो कहते हैं कि ये सारे के सारे अवाम को धोखा और फरेब देकर अपना काम हासिल करते हैं, अपना मकसद हासिल करते हैं। तो आपकी ये जितनी भी ये जो होगी ना वो चीज़ की, इस चीज़ की ख़राबी कहाँ से आती है? दीज आर द ओनली 4 these sections of the society कि जिसकी वजह से बकौल इकबाल के, इनकी वजह से ही इस्लाम की और मुसलमानों का जवाल हुआ, और अभी तक वो आप उस जवाल में से निकल नहीं पाए। वो इस हद तक हो गया कि अब आप प्रेजेंट डे अपना ज़रा मुस्लिम वर्ल्ड को तो देखें वो ग़ज़ा के अंदर क्या हो रहा है। वो सारे अरब जो है वहाँ पे किस तरह बैठे हुए हैं। नहीं मेरे साहब तो रियलाइजेशन ही ख़त्म हो गई ना हमारे जहन में, वो ख़त्म हो गया कि हम मुश्किल में इब्तला में हैं। ठीक है, ये एहसास ही ख़त्म हो गया ना अब ये। और ये जो एक तरह से इनोवेशन पे पाबंदी लगाई जाती है ऑब्वियसली जो रूलिंग क्लास है उसकी तरफ से, वो उन्हें एक्चुअल में अपनी जो लिमिटेड पावर है वो हाथ से जाने का डर ही तो होता है। यही ना, कोई नया आइडिया आ जाएगा जो इसके ऊपर प्रिवेल करेगा एंड विल बी डन। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। दैट इज लेकिन ज़बरदस्त था।